समझ गए आप? अब बिना कोई देर किए आज आपको उनसे मिलवाना चाहूंगा, उस शख्सियत से जो ये कर रही हैं। और उनका नाम आपको बहुत अच्छे से पता है, फिर भी एक बार मैं दोहरा देता हूँ। कई लोग सोच रहे हैं नहीं पता, ठीक है, अच्छा है। आप ये देख पा रहे हो, इनको कई रूपों में देखा होगा, अभी अलग रूप में है, बट हाँ, फेस वाइज पहचान सकते हैं। आपके सामने है सक्सेस स्टोरी ऑफ सरोज मोदी मैम। उनकी सक्सेस स्टोरी आज आप सुनेंगे उन्हीं की जबानी, एक छोटी सी स्टोरी में। और दूसरी बात, हम उनसे कुछ सवाल करेंगे जो आप फेस करते हैं, और उनके जवाब के लिए वो बताएंगे कि वो उस चैलेंज में आते हैं तो वो क्या करते हैं। क्योंकि चैलेंज ऐसा नहीं उनको नहीं आता, बट उस चैलेंज का जवाब उनके पास है और आपके पास नहीं। क्योंकि शायद मैं बताऊंगा और विवेक सर तो आपको मानना नहीं है। तो एक काम करते हैं, सरोज मैडम जो बताएंगे और जो फॉलो कर रहे हैं तो वो मान लेते हैं, हालांकि ऐसे नहीं है, आप मानते हो। जस्ट आई एम शेयरिंग माई ऐसी, राइट? अब बात करते हैं सरोज मैडम। आई वांट टू इनवाइट यू ऑन द स्टेज नाउ, वेलकम। आप शायद मेरे साथ कनेक्ट हो गए होंगे। डेफिनेटली सर। हाँ थैंक जी। यू सो मच सर। सो मैडम, थैंक यू आपका आशीष। वेलकम है हमारे इस नेशनल प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं। और यहाँ पर सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा, पहले तो एक क्लैपिंग कर लेते हैं, मतलब एक वेलकम तो बनता है, ग्रैंड वेलकम फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट। मैंने अनम्यूट किया कुछ देर के लिए आपको, देखते हैं क्लैपिंग किसकी कॉन्ग्रेचुलेशन सही है। मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन। वेलकम मैम। कंग्रेचुलेशन मैम। बैकग्राउंड नॉइस आए ना सर, तो आप प्लीज इन्फॉर्म मी, तो मैं थोड़ा नहीं कुछ आएगा कोशिश मैम, नहीं करती हूँ आएगा, तेज अभी करने सब की। ओके है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। बड़ा बिजनेस के पहले देखिए सर, विवेक सर को तो मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रही थी, शायद 2016 के आसपास से फॉलो करती थी। उसके पहले मैं जॉब करती थी, काफी कुछ वर्क एक्सपीरियंस भी है, सब कुछ कस्टमर हैंडलिंग में है। बीइंग अ माय नेचर अगर मैं बात करूँ तो मेरा नेचर ऐसा है कि मुझे काम करते अगर मैं हूँ, अगर मैं कंटिन्यूअस वर्किंग में हूँ तो मैं शायद खुश हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। बट अगर मैं फ्री हूँ, अगर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाती हूँ, नेगेटिव हो जाती हूँ अपने आप को लेके, लाइफ को लेके। तो मुझे काम करना पसंद है। मैंने काफी कुछ वर्क किया हुआ है, शादी के पहले, शादी के बाद, सब कुछ। सडनली बीच में एक समय ऐसा आया है, बीइंग अ फीमेल, आपका बेबी होता है और आपको गैप देना होता है। तो वो जो समय, मैं सारी फीमेल्स को बोलना चाहूंगी, वो समय मेरे लिए, जब मैं काम को लेके इतना सीरियस हूँ, बहुत टफ टाइम था। क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रही थी उस टाइम पर, और मैं मजबूर भी थी नहीं कुछ नहीं कर पाने के लिए। बहुत कुछ कोशिश करी आशुतोष सर, और बीच में एक्चुअली मेरा नेचर एक पैशन है मेरा। तो मैंने फार्मिंग भी करी है लगभग 2 साल, बड़ा बिजनेस ज्वाइन करने के पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करी है। अगर कोई मेरे चैनल पे जाएंगे ना, यूट्यूब पे, तो मेरे काफी कुछ वीडियोस हैं जहाँ पे मैंने खुद ने ऑर्गेनिक फार्मिंग करी है, ऐसा नहीं करवाया है, सब कुछ खुद से किया है। तो करना था एक्चुअली, मेरा एक जुनून है कि मुझे काम करना है, कुछ भी करना है, उसमें मेहनत से पीछे नहीं हटना है। वो किया। कुछ इश्यूज आए थे फार्मिंग को कंटिन्यू करने में, और सडनली वो समय ऐसा आया कि विवेक सर का आईबीसी मॉडल मेरे सामने आया। 2 साल पहले, एग्जैक्टली 2 अगस्त का मेरा 2 साल पहले ज्वाइनिंग था, मतलब अभी 2 साल जस्ट डन हुए हैं। और 2 साल का पूरा एक्सपीरियंस बड़ा बिजनेस के साथ बहुत औसम था, बहुत कुछ सीखा है। कई प्रोडक्ट्स पे काम किया, मेजरली पहले डेफिनेटली हमने आईबीसी पे काम किया है। बट मेरा सर एक ही ये मकसद था कि मुझे केवल आईबीसी पे काम नहीं करना था। मैंने आईबीसी तो किया ही सही, साथ में मैंने बीसी पे भी, बीसीपी जो हमारा हुआ करता था पहले, उस पर भी मैंने काम किया है। लीडरशिप फनल पर भी मैं साइड बाय साइड जितना हो सकता था उतना मैंने किया। तो ये ओवरऑल जर्नी थी सर। आईबीसी के टाइम पे भी हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ लर्निंग ली है, और एलएफपी तो हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं। तो मेजर कंसर्न ये आता है सर कि और भी आईबीसीज को, जो अभी इस समय जो चैलेंज आ रहा है कि भाई बिजनेसमैन से कैसे कनेक्ट करें वहां पे। तो ये जो जर्नी मेरे लिए आसान इसलिए है क्योंकि मैंने शुरू से फोकस किया बिजनेसमैन को कनेक्ट करने के लिए। ओके। सो बिफोर बड़ा बिजनेस, अगेन वही, अभी के बड़ा बिजनेस में जो आप काम कर रहे हैं, पहले जो आपकी लाइफ थी, अभी पहले से बेटर है? घर में बहुत बेटर। आपकी और रिस्पेक्ट एज कम्पेयर टू, ऐसा नहीं पहले भी थी, और ज्यादा रिस्पेक्ट, बिकॉज आप एक अर्निंग कॉन्ट्रीब्यूटर हो घर में। डेफिनेटली सर। ठीक है, डन। थैंक यू सो मच मैम, अब शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। अब यहाँ पर मैं आपसे कुछ जानकारी लेना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, हमारे आईबीसी लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ पार्टिसिपेंट, वो सोचते हैं कि जो से नॉर्मल एक नंबर निकाला, उस पर मैंने कॉल कर लिया। तो आप किस तरह के लीड्स पे काम करना चाहते हैं? जनरली हमारे पास है ऑर्गेनिक लीड, और एक होता है हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग, सभी लोग जाते हैं जहाँ पे पैसा लगता है। तो हम्म। आपके हिसाब से, इन शॉर्ट यही जानना चाहूंगा, किस लीड पर आप काम करते हैं और आपको लगता है कि इस पे ही करना चाहिए और इस पे रिजल्ट मेरा अच्छा आता है, दोनों में से किस में?
सर देखिए, ऑर्गेनिक लीड्स डेफिनेटली करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें उस पर फुल फोकस नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं करना चाहिए, बट हमारा जो बिजनेस है, बड़ा बिजनेस का जो ओवरऑल कंसर्न है, मतलब जो हम जिस पे फोकस करते हैं, वो हमारा होता है इनबाउंड पे, राइट। आउटबाउंड और इनबाउंड एक कॉल का एक तरीका होता है। जब हम आउटबाउंड करते हैं, मतलब हम अगर किसी को आगे रह के कॉल कर रहे हैं, आप हम वी एज आईबीसी, अगर हम अपने ऊपर भी चीजों को लें, हम बहुत छोटे एंटरप्रेन्योर हैं अभी इस समय अगर बात करूं, फिर भी हमारे पास दिन के 2 से 3 कॉल तो आ ही जाते होंगे, राइट, क्रेडिट कार्ड वाले की, लोन वाले की, राइट। हम भी इरिटेट हो जाते हैं समटाइम्स, और हम कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो अगर हम ये खुद फील करें कि अगर हम इतने छोटे एंटरप्रेन्योर होके भी अगर हम इन चीजों को एज ए प्रॉब्लम लेते हैं और ब्लॉक कर देते हैं, तो क्या अगर 25-30 करोड़ का बिजनेसमैन, उसके पास कितने कॉल आते होंगे डेली के इन क्वांट, मतलब हम जो लगा रहे हैं, इसी टाइप से अगर हम ऑर्गेनिकली जाना अगर चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि संभव नहीं, लेकिन वो ऐसा होगा कि एक अंधेरे में तीर लगने वाला हो सकता है, कि आपने 100, 50 या 200 कॉल किया और हो सकता है एक आध कनेक्ट हो जाए, लेकिन उसके लिए फिर समय लगता है। बट अगर आप यस। अग्रेसिव हैं अपनी सक्सेस के लिए, बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, तो मेरे हिसाब से डीएमटी जो डिजिटल मार्केटिंग एक ऑप्शन है, बहुत बेस्ट है, क्योंकि कस्टमर को पता होता है कि भाई मैंने फॉर्म भरा है, उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर उसकी रिक्वायरमेंट अगर होती है, 100 लीड पे हम काम कर रहे हैं, उसमें से भी ये सोचिए कि 95% जो कस्टमर होंगे वो कन्वर्ट नहीं होंगे। अगर 5 भी हो रहे हैं, 4 भी हो रहे हैं, तो हम बहुत कुछ कर कर पा रहे हैं। तो यस। रेशो जो आता है सर, वो डिजिटल मार्केटिंग के लिए अग्रेसिव अगर आप काम करना चाह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग ही एक सहारा है। ऑर्गेनिक तो है ही सही सर, लेकिन उसमें टाइम लगता है। यस मैम, थैंक यू सो मच। सो मैं इसको ऐसे समझता हूँ, और आप लोगों को थोड़ा सा, मैं, मैडम ने तो बता ही दिया, मैं एडिशनल और बताता हूँ। मैडम की बातों से पता है रेशमा मैडम मैं क्या समझ पाया? जिस तरह से जो टी लवर्स हैं, कॉफी लवर्स हैं, कॉफी तो नहीं कहूंगा, टी कह लीजिए। अगर आप टी लवर्स हैं और चाय पीना पसंद करते हैं, तो चाय छान कर पीते हो या बिना छाने? एग्जाम्पल सुनना, चाय छान कर पीते हो या बिना छाने? और सवाल का जवाब ये है कि आप छान कर पीते हो, तो क्वेश्चन पूछो वाई। क्वेश्चन अपने आप से पूछो वाई। तो आंसर भी मैं ही दे देता हूं, क्योंकि आपने अज्यूम कर लिया है। वो इसीलिए कि फिल्टर होके आए, वेस्ट मटेरियल अलग हो जाए, और क्वालिटी की चीज जो मेरे को अंदर पीना है वो चीज मेरे पास छन कर आ जाए। जूस पीते हो वो भी छान कर पीते हो, वाई? तो वाई इसलिए कि फिल्टर होकर आए। सेम हेयर, अगर आपने एक छन्नी नहीं लगाई, तो आपके पास सभी तरह की लीड आएंगी, और कौन इंटरेस्टेड है कौन नहीं है ये पता नहीं चल पाएगा। तो डीएमटी जो है, आपके आंसर से समझ में आता है, जस्ट काइंड ऑफ अ फिल्टर, छन्नी है एक, जो मेरे ऐसे लीड्स को छाट देती है जो इंटरेस्ट जता नहीं रहे, और जो इंटरेस्ट जता रहे हैं वो फिल्टर होकर नीचे आ जाती है। अब मुझे उन पे काम करना है। आई होप मैडम के जवाब से, मेरे के एग्जाम्पल से काफी क्लैरिटी बिल्ड कर पाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब आपके मन में, विवेक सर, काफी लोगों के मन में ये आ रहा है, सर सवाल तो आप पूछ रहे हो, ये सवाल मिलेंगे कहाँ, जवाब भी हम सुन रहे हैं। तो सर, ये सवालों की सूची पीपीटी के फॉर्म में विकास राज जी आपके कहाँ पे आ जाएगा? नॉलेज बैंक में। आज विकास राज जी भी आए हैं, बताओ, हैं? कहाँ गायब थे? चलिए आ गए, वेरी गुड। अब बात करते हैं, आज बहुत सारे नए चेहरे हैं विकास सर, क्योंकि आज रियल स्टोरी है जो और आपके बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। अब एक बार सोचना, जब पहला सवाल है कि लीड कहां से लाऊं, उसका जवाब मिला है, तो सोचो अगले 8-10 सवाल और क्या होंगे। वो वही होंगे जो आप फेस कर रहे हो। बट सवाल ये, एंड तक बने रहना, और आज मिस मत करना, आज आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। मैडम अगला सवाल, मैं क्या सवालों की सूची ना मैं दिखा नहीं रहा हूं आपको, मैं पहले बात कर रहा हूं यहाँ पे, शोकेस कर रहा हूँ, लेकिन आपको लिस्ट मिल जाएगी, वो लास्ट में दिखा दूंगा। क्योंकि नहीं तो पीपीटी दिखाऊंगा ना, तो आपका फोकस रहेगा स्क्रीनशॉट लेने में, इसलिए मैंने वहां से बंद कर दिया। नेक्स्ट, सबसे पहले आप कस्टमर से कनेक्ट करते हैं, या कैसे कनेक्ट करते हैं, और कितनी बार कनेक्ट करते हैं ताकि रिजल्ट आ सके? कस्टमर से कैसे कनेक्ट करते हैं फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम आपने लीड ले ली, और फर्स्ट टाइम कैसे कनेक्ट करते हैं? और काफी लोग कहते हैं कि भाई रिजल्ट नहीं आता, तो भाई रिजल्ट आ जाए उस तरह से क्या काम करते हैं आप अलग सा, जिसकी वजह डेफिनेटली से सर। आपकी लाखों की पेमेंट हो जाती है? सर देखिए, जैसे मैं काम करती हूँ, और मैंने और भी आईबीसीज को काम करते हुए देखा है। मेरे पास जब लीड आती है, सबसे पहले अगर लीड आई, तो मैं सेम डे या फिर मैं कोशिश करूँ सेम टाइम पे
लगभग रिटिम्स के बाद हमारे पास एक शेड्यूल होता है कि रिटिम्स के बाद हमारे पास फ्रेश लीड आती है। तो मेरा पूरा फोकस होता है कि जैसे ही लीड मेरे पास आई है वैसे ही मैं तुरंत कॉल करूं। रीजन जी। बिहाइंड दैट क्या दिख होता है, कस्टमर ने फॉर्म कब भरा होगा, सेम टाइम पे नहीं होता है। यूजुअली कस्टमर कल फॉर्म भरता है, तब जाके हमारे पास आज लीड आती है। हम्म। अगर एक बिजनेस मैन के माइंडसेट से हम सोचें, उसने आज फॉर्म भर दिया है ना, उसके पास हजारों काम है, हजारों प्रॉब्लम्स है, क्या उसको इतनी सी बात याद रहेगी कि मैंने एक फॉर्म भरा था विवेक सर की कोई इवेंट के लिए या किसी चीज के लिए, भूल गया होगा वो। राइट। अब यहाँ पे आईबीसी मेन आशुतोष सर गलती क्या करते हैं, आज लीड आई है, मे भी शायद शाम तक, रात तक, या फिर अगले दिन उसको कॉल करेंगे। तो कस्टमर के लिए गैप कितना बढ़ जाता है, कस्टमर के लिए गैप 3 दिन का बढ़ जाता है। अब 3 दिन पुरानी बात अगर कस्टमर याद करेगा कि हाँ भाई मैंने फॉर्म भरा था या नहीं भरा था, तो वो लीड जो है ना, हॉट लीड, वो कहीं ना कहीं कोल्ड होने पे आ जाती है। तो भाई हमारा पैसा भी वेस्ट होता है ओवरऑल। राइट। तो हम्म। मेरा ये कहना है सभी आईबीसीज को कि आपके पास जैसे ही लीड आ रही है, आप कोशिश करिए कि उसे सेम डे उसे कनेक्ट करें, नेक्स्ट डे नहीं जाने दे। क्योंकि आप खुद भी अगर एक फॉर्म भर रहे हो, किसी एक इवेंट, कोई एक कोई सिंगर आया, उसका एक इवेंट है, आपने 2 दिन पहले फॉर्म भरा, आपकी खुद की भी कोई इश्यूज हो गए, पर्सनल लाइफ है, कुछ चल रहा है और आप भूल गए, और भूल भी जाता है व्यक्ति। फिर आप कोई 3 दिन बाद अगर आपको कोई व्यक्ति कनेक्ट कर रहा है, तो आप कितना इफेक्टिवली उसको जवाब दे पाओगे? राइट, नहीं दे पाओगे उतना इफेक्टिवली। राइट। तो सबसे पहला कोशिश ये करना है कि सेम डे उसे कनेक्ट करना है। अब रही बात कितनी बार कनेक्ट करना है, क्या होता है, हम जब डील कर रहे हैं, हम पहले जब काम करते थे तो आईबीसी के डेटा पे काम करते थे। यहाँ पे आई थिंक जितने भी 132 लोग हैं, 99% आईबीसीज ने पहले आईबीसी प्रोडक्ट पे काम किया हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब आईबीसी प्रोडक्ट पे डीलिंग बहुत अलग होती थी, उनका कॉलिंग का तरीका बहुत अलग होता था, और एक एलएफपी प्रोडक्ट के कॉलिंग के तरीके बहुत अलग है, क्योंकि सेगमेंट, कस्टमर का सेगमेंट ही अलग है। अब इसमें क्या होता है सर कि जो बिजनेसमैन होता है, उसका टाइम शेड्यूल कोई फिक्स नहीं है कि वो इतनी बजे ही फ्री होगा। उसे खुद को ही नहीं पता है कि अगले सेकंड उसको कौन सी मीटिंग आने वाली है। हमने हमारे पास फ्रेश लीड आई, हमने उसे कॉल किया तो उसने कॉल नहीं उठाया। अभी हमारा क्या होता है जनरली, आईबीसी क्या होता है सर कि उसको छोड़ देंगे और अगले दिन या तीसरे दिन के लिए कनेक्ट करेंगे। मैं क्या करती हूँ सर, सेम डे अगर सुबह कस्टमर ने नहीं उठाया है, तो कोशिश करूंगी डिफरेंट टाइम पे सेम डे में एटलीस्ट 3 बार ट्राई करने के लिए। दोपहर में एक बार ट्राई किया, दोपहर में नहीं उठाया तो नियर बाई अबाउट 6 to 7। तो ये 3 टाइम पे अगर अलग अलग टाइम पे हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा कि कस्टमर को टाइम मिलेगा कॉल पिक करने का। अगर इस केस के बाद भी अगर सेम डे 3 बार आपने कनेक्ट किया, नहीं उठा पाया, तो कोशिश करें कि एटलीस्ट उस डेटा को, क्योंकि हमारे पास अगले दिन नया डेटा आ जाता है, तो हमारा पूरा फोकस नए डेटा पे चला जाता है, हम पुराना डेटा फिर भूल जाते हैं। तो फिर आईबीसी का पैसा वेस्ट होने लगता है, क्योंकि उससे रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि कस्टमर तो कनेक्ट ही नहीं हुआ है। इट डजेंट मीन कि कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं है, कस्टमर कनेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि वो बिजनेसमैन है। तो हमें फिर एक बार कोशिश करनी चाहिए, हमें हमारा एक शेड्यूल ऐसा बनाना चाहिए कि नई लीड पे प्रायोरिटी से मैंने कॉल किया आज का, बट जो मेरी पुरानी लीड थी, जो मेरी कनेक्ट नहीं हुई है, मुझे उसे भी दिन में 2 बार कॉल करना है। इससे क्या होगा, अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे ना, तो ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स को आप कनेक्ट कर पाएंगे, अगर आप अलग अलग डेज में और अलग अलग टाइम पे कनेक्ट करेंगे। और ग्रेट। एक चीज और है सर कि ध्यान रखने वाली बात है कि कभी भी डबल कॉल ना करें। कस्टमर इरिटेट हो जाता है, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, बिजी है, अगर नहीं उठा रहा है एक बार, जनरली हम कर देते हैं, 2 बार 3 बार लगा लिया, नहीं उठा रहा है, तो वो पॉसिबल ही नहीं लीड कन्वर्ट होगी फिर आगे। ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच। फाइनली दोस्तों, आपने क्या समझा? फर्स्ट टाइम आप देखो, सिंपल सी बात है, डीएमटी ली है, पहला सवाल मिला। डीएमटी पे क्यों करते हैं? रिजल्ट जल्दी है। अब आपने डीएमटी जब ले ली और जब इस पे क्या करा, हमने कॉल लगाया, तो बिल्कुल ऑब्वियसली आप कॉल लगाओगे। लेकिन सोच के देखो, किसी ने इंक्वायरी की और फिर भी फोन नहीं उठा पा रहा, मतलब देयर इज चैलेंज। इसको एग्जाम्पल देते हैं। मैंने ही ग्रुप में लिखा, कोई दिक्कत है तो मुझे फोन लगा लेना, मैंने ही लिखा, एग्जाम्पल लेते हैं इसको। लेकिन ऑल ऑफ सडन मैं हॉस्पिटल में चला गया, वो आपको नहीं पता। ऑल ऑफ सडन मेरे को रिक्वायरमेंट पड़ गई, लेकिन मैं फोन नहीं उठा पा रहा। तो आपको अजम्पशन ये नहीं कर लेना, अजम्पशन इतना ही कर लेना है कि फोन नहीं उठाया, ये नहीं करना है। आपको देखना, भाई हो सकता है कहीं बिजी होंगे, जो मैडम बता रही है, तो हमें क्या करना है इस केस में,
कि हमें अलग टाइम फ्रेम पर कनेक्ट करने का प्रयास करना है। और मैडम की बातों से एक चीज क्लियर रखना, सबसे मेजर दिक्कत पता है क्या है? मैंने आज अगर लीड ले ली है तो मैं फ्रेश लीड को कॉल कर रहा हूँ और पुरानी लीड पे फॉलो अप नहीं कर रहा, और इसलिए हमारी लीड का जो फनल है वो खराब होता जा रहा है। लीड आ तो रही है लेकिन फनल बिल्ड नहीं हो रहा, और लीड की लिस्ट नहीं बन पा रही। लिस्ट बनाओ कैंपेन जो कहते हैं ना। तो यहाँ पे दो बातें क्लियर है, अलग टाइम फ्रेम पे कांटेक्ट करें, आप चाहे कॉल कर लीजिए और या मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। तो यहाँ पर आपने अगर कॉल किया है, कॉल आंसर हो गया तो बात हो जाएगी। एक अटेम्प्ट और कर सकते हो, दो बार मैंने, तीसरा तो फिर मत लगाओ। और अगली बार एक मैसेज ड्रॉप कर दो कि सर आपकी इंक्वायरी आई थी, आपने इसके बारे में पूछा था। एक बाय डिफॉल्ट वॉइस नोट होता है ना, बाय डिफॉल्ट, जिसमें सर और मैडम रहेगा। तो क्या बोल सकते हैं भाई, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं होता तो जस्ट आई एम शेयरिंग माई व्यू, कि मेरे अगर मान लो 5 कॉल 10 में से आंसर नहीं हुए नितेश जी, तो मैं क्या करता, उनको एक वॉइस मैसेज छोड़ देता। नमस्कार, आपका फेसबुक पर इंक्वायरी आया था BBSLFP XYZ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपने समझ गए ना, के लिए। मैं इसमें आपकी और हेल्प कर सकता हूं, लेकिन आपसे बात नहीं हो पा रही, शायद आप बिजी होंगे। सो वंस यू विल गेट फ्री, आप मेरे को रिप्लाई कीजिएगा, आई विल कॉल बैक एंड विल डिस्कस कि ये कैसे आपके लिए फायदेमंद है, और जो आप सुनकर या सोचकर इंक्वायरी किए हैं वो कैसे हो पाएगा। इंक्वायरी करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैंने सर या मैडम या नाम तो बोले ही नहीं, मैंने बाय डिफॉल्ट रख लिया, हर जगह ये भेज सकते हैं, यूनिवर्सल। अब यहां पर जब हमने इसको कर लिया, तो अब देखो दूसरा के बाद तीसरा सवाल। मैडम ये अब सवाल था कि फर्स्ट टाइम कैसे कनेक्ट करें, अब मैं कह रहा हूं फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो गई कॉल, थर्ड क्या है भारती जी, युधिष्ठिर जी, फर्स्ट टाइम मेरी कॉल कनेक्ट हो गई, अब मैं उससे आगे कैसे डील करूं? गॉट द पॉइंट सर। आगे देखिए कैसे सर, डील करूं? जी, सर, क्या होता है कि जब हम कस्टमर से फर्स्ट कॉल करते हैं, राइट, तो फर्स्ट कॉल हमारा इतना इफेक्टिव होना चाहिए, बहुत टाइम टेकिंग तो नहीं होना चाहिए, बट जो मेजर चीजें हमें जानना चाहिए वो फर्स्ट कॉल में डन हो जानी चाहिए। अगर वो ढंग से फर्स्ट कॉल ले लिया गया है तो ही हम कस्टमर को समझ सकते हैं कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। अगर हमने उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई फर्स्ट कॉल में कर लिया है, हम्म। राइट, तो हम उसको आगे का फॉलो अप दे पाएंगे। अब हम्म। सेकेंड टाइम कनेक्ट करने का प्रॉब्लम बहुत सारे आईबीसीज को आता है। वो इसलिए आता है सर, क्योंकि अगर हमने फर्स्ट कॉल में कस्टमर की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं किया है और हम जो फॉलो अप ले रहे हैं कस्टमर का, पहला तो कस्टमर किस टाइम पे फ्री रहता है, कॉल या कॉल हम किस समय उसको कर सकते हैं, पहला फर्स्ट कॉल में हमें इतना समझ में आना चाहिए। सेकंड चीज है, हम अगर कस्टमर को मैसेज कर रहे हैं तो हम मैसेज कस्टमर को क्या कर रहे हैं। लेट से फॉर एग्जांपल, एक बिजनेसमैन है जिससे मेरी फर्स्ट कॉल पे बात हुई, सब कुछ हो गया, कस्टमर का मेजर कंसर्न था पीपल मैनेजमेंट, मतलब उसका जो एम्प्लॉय है वो मैनेज नहीं हो रहा है, यानी छोड़ के जा रहा है फॉर एग्जांपल। हमें समझ में आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने सेकेंड डे उसका जब फॉलोअप लिया तो हम भी उठा के विवेक सर का कोई वीडियो आया सोशल मीडिया से, उठाया और हमने भेज दिया। लेट से फॉर एग्जांपल विवेक सर ने सेल्स के ऊपर एक वीडियो बनाया है। अब हम क्या कर रहे हैं सर, वो एक सेल्स का वीडियो उठाया और ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भेज दिया सबको एक साथ, वन शॉट। तो क्या लगता है कि कस्टमर कनेक्ट करेगा? भाई उसकी तो सेल्स अच्छी चल रही, राइट, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है सेल्स में, उसका कंसर्न कहाँ है? उसका कंसर्न आ रहा है पीपल मैनेजमेंट, राइट, यानी कि उसके एम्प्लॉइज को मैनेज करने में दिक्कत आ रही है। अब अगर हम उठा के उसको सेल्स का वीडियो भेज रहे हैं तो कस्टमर कनेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है, राइट, वो आया हमारे लिए उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने के लिए, और हम अगर उसे सोल्यूशन नहीं देके सिर्फ हमारा ही पॉइंट रखेंगे, कस्टमर कनेक्ट नहीं करेगा। तो पहला पॉइंट है जो सबसे मेजर है, अगर हमें पैसा कमाना है, अगर हमें लाखों हजारों में पैसा कमाना है तो हमें उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार कनेक्ट करने के बाद हमें इतना याद रखना होगा कि भाई इस कस्टमर का ये प्रॉब्लम है, अब हमें फॉलोअप कैसे करना है। हमें जाना है, बहुत वीडियोस है विवेक सर के, यूट्यूब उठा लो, फेसबुक उठा लो, बहुत नॉलेज बैंक उठा लो, हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियोस हैं। आप कोई सा भी वीडियो उठाओ, समय देखो। मेजरली कस्टमर, मैं कैसे करती हूँ सर, मेजरली बिजनेसमैन लगभग लगभग 8 से 9 बजे के बाद फ्री होता है रात को। मेरा जो फॉलोअप मैसेज आता है लगभग वो 8 से 9 के आसपास जाता है सर, ताकि मैं घर के कामों से भी फ्री होती हूँ, और उस समय 9 बजे के आसपास में पर्सनलाइज वीडियो भेजती हूँ उसे कस्टमर को विथ प्रॉपर नेम। ऐसा नहीं कि उठाया और ब्रॉडकास्ट में भेज दिया। लेट से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे श्याम सुंदर सर दिख रहे हैं मुझे,
इनका सेल्स का इशू है। विवेक सर का एक सेल्स का वीडियो उठाया मैंने यूट्यूब से और उसका भेजा, श्याम सुंदर जी आपके लिए ये वीडियो, जैसा कि आपसे बात हुई थी, राइट, वीडियो भेज दिया। उसके बाद ये पर्सनलाइज नोट डाला। अगर हम ये नोट डालेंगे ना, ऐसे वीडियो तो उसके पास हजारों आते हैं सर। मतलब आप सोचो, हम ही हमारा माल बेचने नहीं बैठे हैं कस्टमर को, करोड़ों का टर्नओवर, उसके पास हजारों लोग होंगे जो अपना माल बेचने के लिए रेडी हैं, और हर व्यक्ति उसे गुड मॉर्निंग और गुड नाइट का मैसेज भेजने के लिए बैठा है, राइट। अब मेजर कंसर्न आता है कि वो आपसे क्यों बात करे, आपसे क्यों कनेक्ट करे, क्योंकि आप क्या ऐसा अलग कर रहे हो जो कोई और नहीं कर रहा है, राइट। तो अभी क्या है सर, जब हम नाम से ये चीजें आईबीसी के टाइम भी मैंने सीखी थी मेरे लीडर से, जिसको मैं डेफिनेटली फॉलो करती हूँ। अगर हमने उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड उसको वीडियो, फॉलो वीडियो भेजा है, और अगर हमने नीचे भेज दिया, सुमन जी ये वीडियो है आपके लिए, गुड मॉर्निंग सुमन जी, गुड मॉर्निंग हरेंद्र जी, तो कस्टमर का ध्यान जाता है वो सारे वीडियो से हटके, सारे जो गुड मॉर्निंग के मैसेज, गुड नाइट के मैसेज से हटके, उसका जो ध्यान होता है ना, नीचे लिखा होता है हरेंद्र, नीचे लिखा होता है श्याम सुंदर आखिरी में, उसको लगता है भाई ये क्या है जिसमें मेरा नाम आ रहा है, मतलब ये व्यक्ति मुझे जानता है। फिर उसका ध्यान जाता है और वो उसको वीडियो को देखता है। तो सर ऐसे अगर हम कनेक्ट करेंगे ना, थोड़ा सा ऐसे अगर मेहनत करेंगे ना, तो डेफिनेटली कस्टमर आपको कनेक्ट करेगा। ओके, नाइस टू हियर दैट मैम। सबसे पहले तो देखो, पर्सनलाइज टच, पर्सनलाइज मैसेज, कि उसके अकॉर्डिंग हम उसको दे पा रहे हैं। दूसरा पॉइंट मैडम ने बताया कि भाई जब कस्टमर है ना तो उसकी बर्निंग प्रॉब्लम से रिलेवेंट भेजो। अभी क्या हो रहा है कि हम सब बाय डिफॉल्ट क्या कर रहे हैं, या तो बीबीएस या तो एलएफपी का जो प्रोडक्ट वीडियो है उसको भेज देते हैं, उसके आगे जाते ही नहीं। बट मैडम ने बताया कि अगर वो नॉलेज बैंक में कुछ उसकी प्रोडक्ट की समस्या है, सेल्स की है, एम्प्लॉय छोड़ के चल जाता है, एचआर की है, तो वो बर्निंग प्रॉब्लम को जो उसने बताया था उससे रिलेवेंट कंटेंट भेजते हैं। अल्टीमेटली जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है कंटेंट की, वो है रिलेवेंट कंटेंट से। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो इस सवाल का जवाब आपको मिला है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि मैडम ये तो आप करते हैं, और आपने बताया भी, अगला सवाल ये है कि किसी भी लीड को आपके अकॉर्डिंग कितने दिन तक आप नर्चर करते हैं, या आईबीसी को नर्चर करना चाहिए, या कह सकते हैं आईबीसी को पेशेंस रखना चाहिए। नहीं तो एक टाइम पर आकर क्या होता है, अरे यार 3 दिन में कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया, छोड़ो दूसरे पे जाओ। तो ऐसा डेफिनेटली। सिचुएशन बनता है, तो इस पे आप क्या कहना चाहिए, कितने दिन तक, कब तक नर्चर करना चाहिए, कब तक उससे उसका पेशेंस करना चाहिए हमें? जी सर। सर देखिए, मैं मेरा पर्सनल अगर ओपिनियन बताऊं तो मैं कस्टमर्स को बहुत लंबा फॉलो अप रखती हूँ। मतलब मेरे खुद के एक्सपीरियंस से, अगर मैं 2 साल पहले बड़ा बिजनेस का इंदौर का बाउंस बैक हुआ था, शायद एटीएमएस में गुरप्रीत सर ने बताया भी था। अप्रैल में याद है मैंने एक मैम, डील क्लोज करी मैं थी, भी वही था। अप्रैल। जी। तो अप्रैल में मैंने एक डील क्लोज करी थी 2 साल पहले, जहां पे कस्टमर ने बाउंस बैक का टिकट तक नहीं लिया था, लेकिन मुझे पता था कि वो कस्टमर सर्विस लेगा कहीं ना कहीं जाके, राइट। तो मैंने डेफिनेटली उसको फॉलो अप किया। सेकेंड है सर, एक जो इस महीने इस एलएफपी में मेरा एक कस्टमर आया है जिसने उसी बाउंस बैक में बाउंस बैक का टिकट लिया था, उसके बाद कोई प्रोडक्ट नहीं लिया, लेकिन मेरे मेरे फॉलोअप मैसेजेस, कनेक्टिविटी बहुत प्रॉपर थी कस्टमर से। उसी कस्टमर ने लास्ट मंथ एलएफपी डायमंड सीट का कैटेगरी लिया मेरे केवल एक बार कहने पे। तो मेरा 2 साल का मेरा वो कनेक्शन है। अभी अगर मैं बताऊं सर, तो मेरा ये जो डील अभी लगभग इस एलएफपी में 4 कस्टमर मेरे आए थे, एक ही कस्टमर ने 4 प्लेटिनम सीट लिया था। उस कस्टमर से मेरा 6 महीने से अभी तक का फॉलोअप चल रहा है। देखिए, मैं ये स्टोरी इसलिए बता रही हूँ आपको, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 2 2 3 3 साल तक फॉलोअप रखो और इतना कंटिन्यू करो। मेरा केवल ये मतलब है कहने का, अगर आपको लग रहा है कि ये कस्टमर आज नहीं ले रहा है, इट मीन्स ये नहीं है कि वो आगे भी नहीं लेगा। हो सकता है कोई ऐसी मजबूरी है, या हो सकता है कि वो अभी नहीं जा पा रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम उसका फॉलोअप बंद करें। हमें कस्टमर का फॉलोअप कंटिन्यू रखना है। अगर आपने लीड को सिलेक्ट किया कि हाँ ये कस्टमर जो है ये इंपॉर्टेंट है, आज नहीं जा पा रहा है, इसकी प्रॉब्लम्स है जो हम सॉल्व कर पा रहे हैं, विवेक सर के लिए बहुत पॉजिटिव है, कंपनी के लिए पॉजिटिव है, सब कुछ है, तो फॉलोअप को कंटिन्यू रखें। कुछ लीड ऐसी भी हैं सर जो सेम मंथ में भी कन्वर्ट होती हैं, 10 दिन में भी कन्वर्ट होती हैं, और कुछ लीड्स को टाइम भी लग जाता है, राइट। कई लीड्स ऐसी लास्ट मंथ जो मेरे कुछ डील्स क्लोज हुई हैं वो सेम मंथ की क्लोज हुई हैं, और कुछ लीड्स 6 महीने और 2 साल की भी हुई हैं। तो ये हमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ये सेल्स है।
और एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद मुझे इसको सबसे पहले ही कहना था, कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम जो है सर, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है कि हमने आज बता दिया, 4 फीचर बता दिए, 3 दिन का इवेंट है, खाना मिलेगा, लंच मिलेगा, 52 फ्रेमवर्क्स है, कोच है, सब कुछ है, और कस्टमर वो प्रोडक्ट ले लेगा। लीडरशिप फनल एक एक्सपीरियंस है जो कस्टमर के माइंड में शुरू होता है हमारे फॉलोअप से, हमारी शुरुआती फर्स्ट कॉल से, और उसका एक्सपीरियंस एंड होता है जब वो लीडरशिप फनल प्रोग्राम में आता है और डिसीजन लेता है। तो उस एक्सपीरियंस को फील कराने में कस्टमर को सम टाइम लग जाता है, राइट? क्योंकि 1.5-2 लाख रुपए वो दे रहा है, तो उसको एक्सपीरियंस कराने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं है कि डील क्लोज नहीं होगी हमारे पास। अगर आईबीसी से अपना पुराना डेटा उठा के देखें, आज भी कई कस्टमर ऐसे मिलेंगे जो इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन हमने फॉलोअप लेना बंद कर दिया शायद उनका। और दूसरी बात है, हम जब भी फॉलोअप लेते हैं सर, हमारा मेन कंसर्न होता है कि कस्टमर पे कोई प्रोडक्ट ले ले। इसी की बजाय देखो, हमें पता है हम कनेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारी सर्विस ले, लेकिन ये शब्दों में कभी भी नहीं आना चाहिए। हमें हमेशा एक कनेक्टर ढूंढना चाहिए कस्टमर से, कि हम उसे कैसे कनेक्ट करें। लेट से जैसे सुमन जी यहाँ पर हैं, अभी सुमन जी से मेरी बात होगी एलएफपी प्रोडक्ट के लिए, राइट? 1 आध 2 महीने से बात हो रही है, मैडम बिजी है, वो नहीं आ पा रही है, कहीं ना कहीं कुछ बिजनेस प्रॉब्लम है, सीजन चल रहा है, लेट से फॉर एग्जांपल। अभी क्या मुझे कॉल करना मेरी जिम्मेदारी, अगर मैं कॉल या फॉलोअप नहीं लूंगी तो वो मुझे भूल जाएंगे, कहीं और कनेक्ट कर लेंगे। अभी हमें क्या करना चाहिए इस केस में? अभी हर बार हम कॉल करें, मैडम फ्री है, आ रही है क्या एलएफपी में, आ रही है क्या एलएफपी में, आ रही है क्या, कस्टमर विल गेट इरिटेट, राइट? और वो नेक्स्ट टाइम आपका फोन उठाना बंद कर देगा जब तक वो फ्री नहीं होगा। इसी की बजाय अगर हम कनेक्टर ढूंढे, मान लो हमने एक वीडियो भेज दिया उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड, और हमने 1 दिन 2 दिन या हफ्ते में एक बार कॉल कर लिया, नमस्ते सुमन जी, आपने वो वीडियो देखा जो मैंने भेजा, क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए? तो क्या अगर हम ये कॉन्वर्सेशन ऐसे शुरू करेंगे ना, तो कस्टमर को ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ये मुझे कुछ बेचने आया है, ये आई हम्म। है, ये मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए आई है। तो वो कस्टमर आपको कनेक्ट रखेगा भाई, फिर भले ही आप 2 साल कनेक्ट रखो, 4 साल कनेक्ट रखो, 6 महीने कनेक्ट रखो, या 10 दिन रखो। अगर आपने कनेक्टर ढूंढा है ना कस्टमर से कनेक्ट रखने के लिए, केवल पेमेंट पेमेंट की बात अगर नहीं करी ना, तो कस्टमर डेफिनेटली कनेक्ट होगा, वो कभी आपका कॉल नॉट पे करेगा ही नहीं। यस। और इस चीज में जस्ट आई वांट टू ऐड जो आपने बताया मैम उसी पे, कि दोस्तों क्या होता है ना, जो इरिटेट हो रहा है वो तो है ही है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो आपका पहचान वाला निकल गया या आपकी पहचान बन गई है, तो कुछ लोग जो मैडम ने बताया वो तो आंसर देना ही बंद कर देंगे। लेकिन कुछ लोग आपसे कुछ कनेक्टिविटी है, पर्सनल टच है, रिश्तेदारी है या पहचान है, अगर ये लोग निकले, इनको पिचिंग दी गई थी, तो ये इरिटेट तो हो रहे होंगे लेकिन वो बोल नहीं सकते। मेरी बात समझ गया? वो बोल नहीं सकते, और बोल नहीं सकते तो क्या कहेंगे? वो ना तो आपको हाँ बोलेंगे, ना तो आपको हाँ बोलेंगे, ना तो हाँ बोलेंगे, ना तो हाँ। वो बीच में क्या करेंगे? आपको फंसाए रखेंगे। कैसे? हाँ करते हैं ना। हाँ मैं जाता हूँ ना दिल्ली इवेंट में, सेशन में, मैं मीटिंग करता हूँ ना, अरे अर्जेंट कुछ काम आ गया। तो आपको थोड़ा सा ये समझना होगा कि किस हद तक काम आ रहा है। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हो तो आप वहीं उलझे रह जाओगे और नया काम नहीं कर पाओगे। तो आपको एक लिमिटेशन तक करना। और एग्जांपल मैंने शुरू में ही दिया था कि आप लोग के पास भी तो कॉल्स आते हैं, एक बार ठीक है, 2 बार ठीक है, 3 बार ठीक है, और बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियां बार बार लोन के लिए अगर कॉल करती रहें तो आखिरी में आप क्या करो? तो सिंपल इज दैट, ये है। कंपनी ने कॉल किया तो चलो आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, फोन नहीं उठाया। लेकिन कोई अगर आपका ऐसा कोई रिश्तेदार है जो एलआईसी के लिए आपके पास बार बार आ रहा है, आप उसे ना तो ब्लॉक कर सकते हो, ना तो मना कर सकते हो, नहीं इस महीने प्रॉब्लम है, अगले महीने लेता हूँ। इस तरह से चलता है। तो एक समय सीमा तक उसको कनेक्ट करें। लंबा फॉलोअप मतलब नंबर कनेक्ट किया है मतलब कि हाँ हम अवेलेबल हैं, लेकिन क्या मैं उस पर आगे बढ़कर प्रायोरिटी 1 पे काम कर रहा हूँ? नहीं, है ना। उसको सेकंड प्रायोरिटी पर रख दिया। विवेक सर हमेशा क्या सिखाते हैं? अपने शेड्यूल को कभी भी, वर्किंग क्लास को 2 शेड्यूल में डिवाइड कर दो, प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2। तो प्रायोरिटी 1 से हटके बस 2 में चले जाएंगे, बाकी टच में तो है ही। अगला सवाल है मैम, जब कस्टमर आपको कहता है कि प्रोडक्ट महंगा है, पेमेंट नहीं कर पाते, जब हमारी बात हो गई, आगे हो गई, और पेमेंट की जब बात आती है और पेमेंट नहीं कर पाते हैं कि भाई 1 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख 55 हजार, 35 हजार, 30 हजार, जो भी हमारे पास है ना, हम्म। तो उस समय पे हम्म। आप क्या करते हैं? अ, सर आपकी आवाज चली गई। ओके। देखिए सर, इस केस में मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि
जब हमने लीड को क्वालिफाई किया है कि ये कस्टमर लीडरशिप फनल लेने के लायक है, और इसका जो इन्वेस्टमेंट है, जो टर्नओवर है, सॉरी, वो अपने बिजनेस का टर्नओवर जो है वो है कि ये पे कर सकता है, लेकिन फिर भी कस्टमर मना कर रहा है हम्म। कि आपका प्रोडक्ट महंगा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं कस्टमर की वैल्यू क्रिएट, प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो हमने क्रिएट नहीं करी। जैसे कि ओके। पहले कहा कि भाई लीडरशिप फनल एक कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस है, और अगर वो एक्सपीरियंस कस्टमर फील करता है तभी कस्टमर आता है। तो अगर वो कस्टमर वो फील नहीं कर पाया है अभी तक, इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे में कमी है। मैं अपने आप की बता रही हूँ। अगर मेरे पास ऐसा नहीं कि मेरे पास सारे कस्टमर आते हैं प्रोडक्ट लेके जाते हैं, बहुत कस्टमर ये बोलते हैं कि भाई अभी टाइम का दिक्कत है, अभी महंगा है, मेरे पास बजट का दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं ये चैलेंज आ ही जाता है सर कि हमने उसकी वैल्यू जो क्रिएट करनी थी, जो रिटर्न उसको एलएफपी अटेंड करके जो मिलना चाहिए, वो हमने डिसाइड नहीं किया है। हम्म। राइट। ठीक है। अभी सर, एक नवाज सर का क्वेश्चन आया है कि हाउ टू क्रिएट प्रोडक्ट वैल्यू। सर देखिए, अगर आपने पूरा सेशन शुरू से अभी तक सुना है तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर प्रोडक्ट की वैल्यू कब क्रिएट होती है, जब आपने कस्टमर को का कनेक्टर ढूंढ लिया है। अगर आपने कनेक्टर फर्स्ट कॉल बहुत अच्छे से किया है, तो आपको कनेक्टर समझ में आ जाएगा कि भाई इसकी प्रॉब्लम क्या है, किस क्षेत्र में, किस सेगमेंट में ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है अपने बिजनेस को ग्रो करने में। अगर आपने वो कनेक्टर ढंग से पकड़ लिया है, और अगर आपने उसका फॉलो अप उसी कनेक्टर के बेस के हिसाब से किया है, तो मेरे हिसाब से 99% आर चांसेस कि वो डील क्लोज होगी। ओके। राइट। तो वैल्यू क्रिएशन वहां मैटर मैटर करती है कि आपने उसको क्या फॉलो किया है। ठीक है, इसी में जिनका भी ये सवाल आया ना, तो देखो वैल्यू क्रिएशन ना एक अलग टॉपिक है, और पारितोष सर ने इस पे काफी अच्छा एक सेशन डिलीवर किया था वैल्यू क्रिएट करने के ऊपर। तो ये एक अलग ही टॉपिक है। बस यही जरूरत है, क्या आप उस समय एक्टिव थे या नहीं थे। आप एक्टिव थे, जिनका भी मैसेज है, मैडम ने नाम अभी पढ़ा, मेरे पास मैसेज दिखा नहीं, तो क्या आप उस समय नमस्ते। एक्टिव थे। और अधिकतर आईबीसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो एक बार में उस चीज को नहीं सीखना चाहता, वो चाह रहा है रिकॉर्डिंग मिल जाए, ये हो जाए, नहीं नहीं होता इससे। एक बार में आइए और सीख के जाइए, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्ट नहीं है जिस पे काम करना है। लिमिटेड प्रोडक्ट है, लिमिटेड ट्रेनिंग है, उसी को बार बार आप सीख रहे हो। अब आप सोच रहे हो कि मैं अभी ये करूं जो ऑलरेडी अभी हमने रिसेंटली कर दिया, ऐसा नहीं, रिपीट नहीं, रिपीट होगा। तो थोड़ा सा इस पे फोकस रखें। जिनका भी मैसेज, ये स्पेशल मैसेज आपके लिए है कि अभी आप कह रहे हो ना वैल्यू क्रिएट कैसे करें, बिल्कुल सर, उसका भी सेशन हुआ है, आगे भी और करेंगे, पॉइंट नोटेड। बट सवाल ये, अगली बार भी आप एक्टिव रहेंगे, ये आप सोच लीजिए पहले। तो मैडम ने बताया इस सवाल का जवाब कि जब कोई पैसा नहीं देता है। अच्छा, रिसेंटली कोई स्टोरी है इस पे मैम कि कोई पैसा नहीं दे रहा था, फिर उसने फिर अचानक से आपके साथ ऐसा कुछ है, कभी इंसिडेंट हुआ आपके आईबीसी डेफिनेटली की सर, जर्नी में। डेफिनेटली। एक कस्टमर है, जैसा कि मैंने अभी बताया था थोड़े समय पहले हाँ। कि मेरे एक कस्टमर है कानपुर के, जो कि बात कर रहे थे 6 महीने से, मैं लगभग फॉलोअप ले रही थी उनसे। बहुत ध्यान से और सुनिएगा। जी सर। सो 6 महीने लगभग हुए ओवरऑल, मैं उनसे फॉलोअप ले रही थी लीडरशिप फनल प्रोग्राम के लिए। टर्नओवर भी बहुत अच्छा था, सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी कहीं ठीक से है। कहीं तक। लीडरशिप फनल का फॉलोअप के साथ साथ इंटरेस्टेड थे, पारितो सर के वीडियोस भी मैंने भेजे, काफी कुछ मोटिवेट भी हुए। लेकिन हाँ बट करने के पे नहीं बाद, कर जब पा व्हेन रहे इट थे। कम्स टू प्राइसिंग, राइट, हम्म। व्हेन इट कम्स टू प्राइसिंग, तो उसे कहीं ना कहीं लगा कि प्राइस बहुत ज्यादा है, प्राइस बहुत हम्म। ज्यादा है। जब प्राइस के बाद, जब जब हमने स्पेशली थैंक्स टू रेशमा मैम, पाइतो सर, और हमारे जितने भी लीडर्स हैं, उन्होंने बहुत मदद करी वैल्यू क्रिएशन के लिए। हमने उनसे एक मीटिंग करी। मीटिंग के बाद उन्हें ये समझ में आया कि लीडरशिप फनल में उनकी क्या हेल्प हो सकती है। जब उन्हें ये समझ में आ गया कि भाई ये मैं जो पैसा दे रहा हूँ, ये मुझे कितना रिटर्न दे सकता है, तो वो ना केवल वो खुद अकेले आए, उस उनके साथ वो 3 लोगों को और लेके आए, उनके फादर और उनके 2 कजिन को। मतलब टोटल 4 लोग वो प्लेटिनम की सीट में आए, जो कि बहुत बड़ी बात है। जो जिस कस्टमर को फर्स्ट शुरुआत में ही प्रोडक्ट का प्राइस बहुत महंगा लग रहा था, लेकिन एक एक बार जब एलएफपी नहीं उन्हें ले पा रहा था। एक एलएफपी नहीं ले पा रहा था, जब उन्हें 4 का ये समझ पेमेंट में किया। आया कि क्या रिटर्न मिल सकता है, वो 4 लोग आए, वो भी प्लेटिनम में, जो कि एक बहुत बड़ी ग्रेट। बात है। दैट इज टोटली डिपेंड्स कि हम वैल्यू क्रिएशन कैसे हुआ। अल्टीमेटली दोस्तों आपने समझ लिया, जो व्यक्ति महंगा कह रहा था, एक की पेमेंट पे नहीं आ रहा था, प्लेटिनम, वहां पे वो 3x और बढ़ गए, तो 4 गुना हो गए, और उनकी हेल्प करी उनके रिस्पेक्टिव आरएम ने, और उनको वैल्यू क्रिएट करने में हेल्प करी, जैसा कि आप सभी को हेल्प किया जाता है। तो आपने यहाँ पर ध्यान से इसका आंसर सुना, और
रियली आप लोगों का कोई भी चैलेंज होता है, हमारे ऑल टीम मेंबर्स अवेलेबल हैं आपकी हेल्प के लिए। बट शर्त ये है, क्या आप राइट तरीके से, राइट डायरेक्शन से क्या हेल्प ले रहे हैं? ये सीधे नंबर दे दिया, बात कर लेना, ऐसे नहीं। उनका डिटेलिंग करो, आपने क्या बात करी, क्या नहीं किया, आप सारा बताओ। तो ये चीज आपको करनी। अब बात करते हैं कि मैडम, इसमें मैं एक सवाल और ये पूछना चाह रहा था। जब कस्टमर आपको कहता है, मतलब कस्टमर आपका कॉल नहीं उठाता, ऐसा आपके साथ पहली बात तो क्या होता है? क्योंकि हमारे आईबीसी कहते हैं कस्टमर फोन नहीं उठा रहा। तो क्या ऐसा आपके पास ही होता है या बाकियों के साथ है? आपके साथ सारे फोन उठ जाते हैं? तो अगर ऐसा होता है तो यस और नो, और नहीं होता है तो फिर नो ही है, और अगर होता है तो आप क्या करते हो? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली मेरे साथ भी 99% केस में ऐसा होता है कि कस्टमर फोन नहीं उठाते हैं। अब उस केस में सर, हम हमारे पास कम्युनिकेशन के 3 से 4 तरीके होते हैं, राइट, जिसके थ्रू हम कस्टमर को कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने सेशन के शुरुआत में कहा था कि ये कोई आईबीसी की लीड नहीं है कि हम दिन में 3 से 4 बार हम कस्टमर को फोन करें और वो कनेक्ट नहीं कर रहा है, राइट। ये एक बिजनेसमैन के साथ हम डील करने जा रहे हैं, तो उसका एक अपना एक तरीका होता है। अगर हम वो फॉलो करेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट होगा। व्हाट आई डू पर्सनली फॉर द कस्टमर इज कि अगर मान लो कस्टमर ने शुरुआत में कॉल नहीं उठाया, पहला हम्म। रिजेक्शन। सेकंड, आई ट्राई कि कस्टमर को मैसेज में कनेक्ट करूं, टाइप करूं बाय नेम, मैसेज में कनेक्ट करूं, ताकि फिर वहां पे 50% चांसेस हो जाते हैं कि कस्टमर मैसेज में जब बाय नेम उसका नाम जाता है तो कस्टमर कनेक्ट करता ही करता है। जी। बहुत परसेंटेज यहाँ आ जाता है मेरा। एटलीस्ट भले ही कस्टमर कॉल पे नहीं रिप्लाई करता, लेकिन मैसेज में जब मैं बाय नेम डालती हूँ ना कि सर आपसे बात हुई थी, आपसे मीटिंग कब कर सकते हैं या आपसे बात कब कर सकते हैं, प्लीज सजेस्ट अ टाइम, इस तरीके से अगर मैं कनेक्ट करती हूँ तो डेफिनेटली कस्टमर रिप्लाई करता है। उसके बाद भी अगर नहीं करता है, वॉइस नोट एक सहारा है हमारे पास। वॉइस नोट को भी हम यूज कर सकते हैं। बहुत कस्टमर वॉइस नोट को भी रिप्लाई करते ही करते हैं। तो सर ये यस। 2 से 3 तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं और अलग और अलग टाइम कस्टमर फ्रेम को इसी में भी अलग रख अलग सकते टाइप। हैं, एग्जैक्टली है ना? एग्जैक्टली। ठीक है, क्योंकि रीजन कुछ और भी हो ज्यादातर सकता है। कस्टमर जो होते हैं सर, अगर हम कनेक्ट करना चाहते हैं स्पेशली एटलीस्ट मैसेज के थ्रू, तो कोशिश करें, अगर बिजनेसमैन से डील कर रहे हैं तो लगभग 8 से 9 के आसपास कस्टमर को कनेक्ट करने की कोशिश करें। वो फ्री होता है उस टाइम पे, वो रिप्लाई डेफिनेटली 95% ऐसा होता है कि वो रिप्लाई करता है उस समय। ग्रेट, ग्रेट मैम, थैंक रिप्लाई यू सो टाइम मच। ऐसे करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले पहली बात तो ये कि सभी को आवाज आ रही है? हमारी आवाज आ रही है सभी को? थम्स अप देके बता दीजिए, एक हाथ से, दोनों हाथ से नहीं, क्योंकि एक में तो फोन होगा, डिस्प्ले का खर्चा बढ़ जाएगा फालतू में। वेरी गुड। अगला सवाल ये है, ऑलरेडी मुझे लगता है इसका आंसर हो चुका है, बट फिर भी आधा हो चुका आधा नहीं। तो इसको देखते हैं। सवाल ये है, क्या कंटेंट मार्केटिंग का अहम रोल है आपकी सेल्स ड्राइव करने में? और अगर है तो आप कैसे करते हैं? डेफिनेटली सर, इसका आंसर वैसे हो चुका है, बट मैं हम लोग फिर से इसका जवाब दे देते हैं। इन शॉर्ट में आप बता सकते कंटेंट हैं। मार्केटिंग डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे कि पहले बताया था मैंने, कस्टमर की प्रॉब्लम के हिसाब से अगर हम राइट कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं तो कस्टमर आपसे डेफिनेटली कनेक्ट करेगा। देखिए, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन, प्रॉब्लम जो है ना वो इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। फर्स्ट कॉल बहुत अच्छे से नहीं हुआ है तो कस्टमर फोन नहीं उठाएगा। अगर आपने राइट कंटेंट मार्केटिंग नहीं करी तो कस्टमर कनेक्ट नहीं करेगा, है ना। तो सबसे शुरुआत आती है कंटेंट मार्केटिंग की। अगर आपने कस्टमर का फर्स्ट कॉल बहुत अच्छे से किया है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली है, अगर आप उसे बहुत प्रॉपरली उसके हिसाब का कंटेंट भेज रहे हैं, फॉलो मैसेज भेज रहे हैं, तो डेफिनेटली कस्टमर कनेक्ट करेगा। जनरली आईबीसीज क्या होते हैं सर, मेरे पास जितने आईबीसीज के कॉल आ रहे हैं, या फिर जब मैंने पहले भी एज ए मैनेजर भी जब काम किया था, क्या होता है सर, एक आईबीसी क्या करता है, एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाता है। एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई, मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैसेज भेजा, और उसके नीचे गुड मॉर्निंग लिखा और शूट कर दिया मैसेज। अगर आप ऐसे करोगे, कोई रिप्लाई नहीं करेगा। एक ही मैसेज सभी कस्टमर को जा रहा है, अगर सभी को जा रहा है, जैसे आशुतोष सर ने कहा, किसी को चाय पीनी, किसी को कॉफी पीना है, किसी को नाश्ता करना है, लेकिन हम सबको ही चाय पिला रहे हैं और किसी को कुछ किसी की रिक्वायरमेंट अलग है, तो हम्म। कस्टमर नहीं रिप्लाई करेगा भाई, कनेक्ट नहीं करेगा। तो हमें अगर पैसा कमाना है हजारों में और लाखों में, तो मेहनत भी हमें हजारों में और लाखों में करनी पड़ेगी। हर एब्सोल्युटली। कस्टमर को पर्सनली मैसेज और पर्सनलाइज बाय नेम हमें फॉलो अगर कर रहे हैं तो 99% कस्टमर कनेक्ट करेगा ही करेगा सर। ग्रेट मैम, लास्ट टू क्वेश्चंस, जी सर। लास्ट कुछ क्वेश्चंस, लेकिन बाकी लोगों के लिए एक मैसेज है। मैसेज ये है कि भाई, यस लाखों कमाने की बात कर रहे हैं,
लेकिन आप उतने क्या है एक्शंस नहीं कर पा रहे। तो उस पर थोड़ा फोकस करना है आपको। और कंटेंट मार्केटिंग के लिए आपके पास क्या क्या हो सकता है मैं अभी बता दूं। वॉइस मैसेज भेजा पर्सनलाइज, ये भी एक कंटेंट मार्केटिंग है। टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हो, ये भी कंटेंट मार्केटिंग है। हमारी कंपनी में हमारे रोहित सर हैं जो खूब सारा कंटेंट भेजते हैं, फन ऐप में, नॉलेज बैंक में अपलोडेड है, या यूट्यूब से यूज करते हो, या खुद अपना वीडियो बना देते हो, अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। तो ये सब जो तरीके हैं जिससे कि कोई मैसेज कन्वे कर रहे हो, वो कंटेंट मार्केटिंग। जो चीज सुनी जा सके, देखी जा सके, पढ़ी जा सके, वो कंटेंट है। और उसको आप मार्केट कर रहे हो, वो कंटेंट मार्केटिंग है। आपने इनडायरेक्टली कंटेंट मार्केटिंग को समझ लिया। अब आपको ये तय करना है, अगर आपके हिसाब से कंटेंट लगता है कस्टमर के लिए, तो हमने बना रखा है। लगता है उसमें थोड़ा सा बदलाव है, तो आप खुद भी यूज कर सकते हो अपना अपना पर्सनलाइज करके। अगला सवाल जो दो है मैडम, उसमें जो फर्स्ट सवाल आ रहा है कि मैडम अपने कस्टमर को हम जब बात कर लेते हैं, है ना, और बात करते हैं शुरुआत में, तो अपने प्रोडक्ट की पिचिंग कैसे रखते हैं? कैसे देख पाते हो कि मैं अपने प्रोडक्ट की, इस वाले प्रोडक्ट की पिचिंग करूं कस्टमर को? जो आप फॉलो हम्म। करते हो वही बता दो, जिससे कि आप एक हम्म। सफल आईबीसी बन पा रहे हो। तभी तो पेमेंट आ रही है। ओके। सर देखिए, पिचिंग की जब बात आती है तो हम ना केवल एलएफपी पे काम करते हैं, हम सीजीपी पे भी करते हैं, 7 स्टार पे भी करते हैं, बिजनेस का ब्रह्मास्त्र है, और भी कई प्रोडक्ट्स है जिन पे हम काम करते हैं, राइट। हम हमारा डेफिनेटली अगेन यही बोलूंगी कि जब फर्स्ट कॉल होता है सर, तो हमें ये पता चल जाता है कि ये जो कस्टमर है, इसका टर्नओवर कितना है और इसकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है। हमें इसे किस तरफ टर्न करना है, क्योंकि हमें इसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई है। अब प्रॉब्लम तो सेम होती है, राइट, लेकिन पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से ही हम प्रोग्राम जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं कस्टमर को, ओके। राइट। तो अभी अगर डिपेंड करता है कि कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी मॉडरेट लेवल पे है, तो हम 7 स्टार पे जाते हैं। अगर थोड़ा लो है, कोई किराना ओनर है या कोई बहुत छोटे स्तर पर है, तो हम बीकेबी सजेस्ट करते हैं डेफिनेटली। 3,500 का प्रोडक्ट है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। अगर एक अच्छी पेइंग कैपेसिटी रखता है कस्टमर और एग्रेसिव है आगे ग्रोथ के लिए, तब हम कहाँ लेके जाते हैं, एलएफपी पे लेके जाते हैं कस्टमर को। अब रही बात पिचिंग की, ये तो हुआ आइडेंटिफाई करना, है ना, कि हमने आइडेंटिफाई कैसे किया कस्टमर को। अब बात आती है सर पिचिंग की। तो पिचिंग जो होती है, जो मैंने पहले भी कहा है कि ये कोई प्रोग्राम किया, उसके बाद सेकंड कॉल में उसको मैंने पिच कर दिया कि सर 3 दिन का इवेंट है। उसके बाद आपको 52 फ्रेमवर्क्स मिलेंगे, कोच सपोर्ट मिलेगा, और खाना मिलेगा, डिनर मिलेगा, लंच मिलेगा, और फिर कस्टमर प्रोडक्ट ले लेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पिचिंग जो होती है वो एक एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस की शुरुआत फर्स्ट कॉल से ही होती है। हम्म। पूरी जो जर्नी होती है वो जर्नी होती है आपके फॉलोअप पे डिपेंड करती है, आप फॉलोअप क्या भेज रहे हो। जब आपका फॉलोअप सही तरीके का जा रहा है, कस्टमर के क्वेश्चंस उस फॉलोअप के ऊपर आते हैं कि भाई ये क्या है, मैं अब आगे कैसे। जब आप फॉर एग्जांपल हमने फॉलोअप भेजा, अब हमने फॉलोअप के बाद हमने कॉल किया कस्टमर को। तो जब हम पिचिंग करते हैं, तो पिचिंग के बाद हमें कस्टमर का इतना इंट्यूशन समझ में आता है, अब ये क्या चाह रहा है, हम्म। अब ये क्या चाह रहा है, अब ये क्या आगे बढ़ना चाह रहा है या नहीं जा रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल सर, एलएफपी में हमारे पास कस्टमर दो तरीके से आते हैं। एक तो बीकेबी बिजनेस का हमारा जो बूस्टर प्रोग्राम चल रहा है, उसके थ्रू कस्टमर हमारे पास एलएफपी में फिल्टर होके आ रहा है। एक हमारे पास बीबीएस से फिल्टर होके हमारे पास इस समय जो है वो होके आ रहा है। दोनों ही प्रोग्राम अटेंड करने के बाद कस्टमर का इंटेंशन हमें समझ में आ जाता है कि भाई ये कस्टमर का इंटेंशन क्या है, किस तरफ जाना चाहता है। दोनों ही प्रोग्राम में पिचिंग भी ऑलरेडी कस्टमर की 90% पिचिंग तो विवेक सर और पाइतो सर कर ही देते हैं। तो हमारा 90% काम तो वहीं खत्म हो जाता है। हमारा 10% काम बचता है केवल लीड को फिल्टर करने में और उसका ये समझने में, उसका दिमाग पढ़ने में कि अब ये क्या चाह रहा है। क्योंकि पिंग कैपेसिटी तो हमें पहले ही समझ में आ जाती है, जी। तभी हम उसे इन प्रोग्राम से में भेजते हैं। जी। वहां से सर, वहां से हम कस्टमर को लेके जाते हैं लीडरशिप फनल के एक्सपीरियंस पर। पिचिंग के बाद जब आप एक्सपीरियंस पे जाते हो, तब कस्टमर क्लोज होने के, जी। जब डील जो होती है वो क्लोज होने के नजदीक आ जाता है। नजदीक आता है। सो थैंक यू सो मच मैम। लास्ट क्वेश्चन बचा है इसी से जुड़ा हुआ, बट मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जो आपने यहाँ पे इस सवाल का जवाब सुना ना, पिचिंग, पिचिंग में सिर्फ एक ही चीज है। आप पूछो जैसे डॉक्टर पूछता है, बट सवाल बदलेंगे। डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया, नहीं तो बोलो सर तबीयत ठीक है, ये नहीं पूछना है। सवाल बदलेगा गुप्तेश्वर जी, सवाल बदलेगा बस। जैसे वो प्रूविंग करते हैं ना, वो आर्ट आपके पास होना चाहिए, वो कला होनी चाहिए।
जो कि नीड को पहचानने के लिए सवाल जो पूछे जाते हैं वो आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर नीड को अच्छे से पूछने पर आपने वो सवाल पूछ लिए और उससे आपको ये निकल के आया उसकी चाहत क्या है, उसकी जरूरत क्या है और उसकी पेइंग कैपेसिटी क्या है जो मैडम बता रही थी, तो फिर आप वापस आएंगे और डॉक्टर जो करते हैं दिमाग में दौड़ाते हैं, अच्छा लक्षण क्या है, मलेरिया के हैं, तो उसके पेपर पे लिखेंगे किस पे, पेपर पे ये लिख देंगे कि प्रिस्क्राइब कर देंगे कि मलेरिया टेस्ट करना है और पॉजिटिव आता है तो ये दवाई गोली चलेगी। सेम आपको इसका मतलब है प्रोडक्ट मैचिंग करनी है। भाई डॉक्टर ने पढ़ाई की है, उसके दिमाग में बहुत सारे सॉल्यूशन है, लेकिन उसने मलेरिया का ही क्यों दिया लक्षण को देखकर? क्योंकि उसने मैचिंग किया जाकर कि इतनी दवाइयों के नाम मेरे दिमाग में है, उसमें से कौन सा काम है। एग्जाम्पल दूं इसका मैं आपको, देखो कितनी जल्दी आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे नाम लेते हैं जो बहुत तेज जल्दी से रिस्पॉन्ड करें। सुमन जी। सुमन जी, अगर आपसे कोई पूछे घर में यस सर। यस सर। हल्का गुड फुल्का मॉर्निंग। फीवर आ रहा है, गुड मॉर्निंग, यस सर। तो घर में आप किसी बड़े व्यक्ति को एक टेम्परेरी क्या दवाई सजेस्ट कर सकते हो फीवर के केस में? नॉर्मली आ रहा है फीवर तो नॉर्मली आया तो सर डोलो जो अपने घर में रखते बस हैं या बस फिर बस पेन बस किलर बस रखते हैं। बस एक ही नाम चाहिए, डोलो। क्या हुआ, मैंने सवाल पूछा और इन्होंने क्या किया, अपने दिमाग में जाके मैचिंग करना शुरू किया कि इन्होंने सरदर्द बोला है, या फीवर बोला है, या सर्दी जुकाम। अच्छा यहां पर इन्होंने ये क्यों नहीं बोला सर विक्स वेपोरब लगा लो, ये क्यों नहीं बोला? हंसी आ रही होगी आपको इस एग्जांपल पे, लेकिन सोचो इन्होंने विक्स वेपोरब क्यों नहीं बोला, आयोडेक्स क्यों नहीं बोला, भाई डोलो ही क्यों बोला? इन्होंने मैचिंग करी। आईबीसी को यही तो करना है, पेइंग कैपेसिटी, जरूरत आ गई तो देखो भाई जरूरत में तो सब कुछ आ रहा है, सीजीपी भी है, आईडीएस भी, आईबी भी है, लेकिन क्या पेइंग कैपेसिटी सपोर्ट कर रही है? नहीं कर रही। तो ये जब आप नीड एनालिसिस करते हो और जब आप प्रोडक्ट की मैचिंग करते हो, तब जाकर इसकी पिचिंग शुरू होती है कि अब मुझे ये वाला पिच करना है। और पिच करने के लिए आपसे शुरुआत में कई बार बात हो चुकी है कि उसकी प्रॉब्लम और जरूरत को पकड़कर प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करने वाला है, फ्रेमवर्क से होकर कैसे जाओगे, पीपल वाला प्रॉब्लम है, एचआर वाला प्रॉब्लम है, या 8P के मॉडल में से कोई प्रॉब्लम निकल के आ रहा है जो 52 फ्रेमवर्क से कनेक्ट करेगा। बस ये थर्ड स्टेप, 3 स्टेप में खेल है क्या? नीड की प्रूविंग, नीड निकल गया, प्रोडक्ट मैचिंग, और फिर प्रोडक्ट पिचिंग, और पिचिंग के बाद लास्ट में पता है क्या आता है? फॉलो। मेरे को जो दिखता है ना, है तो बीच में बहुत कुछ, लेकिन मैं मोटा मोटी बात करूं तो ये 4 स्टेप में है और वही अगला सवाल बनता है। क्योंकि इससे पहले मैडम से हमने बात की थी, वो बात ये की थी कि आप एक बार फोन करते हैं फर्स्ट कॉल पे, या जब भी नहीं फोन उठाता कितने बार कनेक्ट करते हैं। अगला सवाल इससे सिमिलरिटी में, कनेक्ट भी हो गया, नीड भी पहचान लिया, प्रोडक्ट भी पिचिंग हो गई, अब पेमेंट नहीं आ रहा, अब बात करते हैं, इसे कहते हैं फॉलो अप। अब इसे कहते हैं फॉलो अप। नहीं तो कस्टमर क्या कह रहा है, हमारे कुछ कंसल्टेंट भी कहते हैं सर मैंने एक बार कॉल लगाया अभी बात नहीं हुई है, उसको भी क्या कह रहे हैं? फॉलो अप। दूसरी कॉल को भी। ये फॉलो अप थोड़ी है, फॉलो अप तो जब होता है जब प्रोडक्ट डिस्क्राइब हो चुका है, पत्ते सारे खुल चुके हैं, समझ गए, आपने सब बता दिया है, अब उस पर डिसीजन जब आना होता है, डिसीजन लेने का फॉलोअप होता है। तो मैडम सवाल ये बनता है कि आप अपने कस्टमर से अपने फॉलोअप कब तक रखते हैं जिससे कि आप अपनी सेल्स को क्लोज कर पाते हैं? हालांकि आपने आंसर दे दिया है लंबे समय तक रखती हूँ, लेकिन उसमें भी प्रायोरिटी बन जाती है ना कि मैं इतने दिन तक इससे एक लमसम मैंने देखा है फॉलोअप करती हूँ, उसके बाद मैं इसको क्या करती हूँ, प्रायोरिटी सेकंड में ला देती हूँ और फर्स्ट प्रायोरिटी पर किसी नए को लाने का प्रयास करते हैं, और सेकंड वाले को हम मैसेजेस वगैरह अलग अलग माध्यम से कंटेंट वगैरह भेजते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तक कब तक रखते हो? 1 दिन, 2 दिन, थैंक यू 10 सो दिन, मच एक हफ्ता, महीना भर, ऐसा? डेफिनेटली। हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी पे सर तो जैसे कि हमने एज डिस्कस किया कि हमारा जो एक काम करने के तरीका है कि आज की जो लीड आई है उसके ऊपर हम पहले काम करते हैं और पुरानी लीड का अपना एक टाइम होता है। जी। क्योंकि विवेक सर से भी सीखा है कि बहुत जो मेजर प्रोडक्टिव काम होता है वो मॉर्निंग में हम कर लेते हैं और उसके बाद जो रेस्ट काम होता है हम उसको शाम को धीरे धीरे करते रहते हैं। तो इन द सेम वे जो बहुत प्रोडक्टिव, जो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये फ्रेश लीड है इस महीने की, उन पे ऊपर डेफिनेटली मैं सबसे पहला मैसेज जाता है, सबसे पहले कॉल्स जाते हैं, सब जो तरीका होता है करने का। हम्म। उसके बाद जो पुराने लीड हो गई है, साल भर पुरानी, 6 महीने पुरानी, 3 महीने पुरानी, तो उन लीड्स को मैं एक इंटरवल के बाद टच करती हूँ, बहुत हाँ रेगुलर दैट टच इज नहीं ओके, करते हैं। दैट है इज ना? ओके मैम, लेकिन ना वो जो फर्स्ट वाली है, उसमें अपन कितना टाइम, मान लो आपने आज एक लीड ली, हम्म। आज लीड ली आपने, 2 से 3 दिन उसे प्रोडक्ट पिचिंग, नीड एनालिसिस और प्रोडक्ट पिचिंग पे लगा दिया। अब इस लीड हम्म। को फॉलो कब तक करोगे फर्स्ट प्रायोरिटी पर? वो दिन कितने होंगे, एक लमसम एक आइडिया ले रहे हैं, वो फिक्स नहीं होगा।
सो देखिए, ये ओवरऑल लीडरशिप फनल की ही अगर मैं बात करूं, तो हम्म। वैसे तो टाइम फ्रेम डिसाइड होता नहीं है, ये टोटली हम्म। कस्टमर के रिक्वायरमेंट पर ही जाता है कि वो डील कितने दिन में क्लोज होगी, है ना। हम्म। रही बात मैं कितने दिन तक फॉलोअप लेती हूँ सर, कोई भी कस्टमर होता है, अगर बहुत हॉट कस्टमर है तो मेजरली 15 दिन बहुत होते हैं कस्टमर को डिसीजन लेने में और बस अपना यही टाइम सुनना चाह रहा था। डिसाइड करने में। हम्म। बाकी अगर 15 दिन से ऊपर जा रहा है, इट मीन्स वो लंबे फॉलोअप में जाता है फिर। हाँ, वो सेकंड वाले फॉलोअप में चला गया, सेकंड यानी सेकंड प्रायोरिटी पर। तो सेकंड अल्टीमेटली प्रायोरिटी। देखो सर, पारितोष सर ने एक बार कहा था 14 बार कंटेंट शेयरिंग, 7 टाइम कॉल, 7 और 14 का रेशियो लेके चलो। और 15 मैडम ने एक एक्सट्रीम बताया, क्योंकि प्रोडक्ट बड़ा है तो आप ये लेके चलो। लेकिन इसमें बताया कि कोई भी एक लीड जो है ना, अगर उसको 7 बार आपकी टॉक हो चुकी है बात, और 14 बार लगभग कंटेंट चला गया है, तो रिजल्ट आना होगा जल्दी में। तो उसके बीच में आ जाएगा, और आपको आते हुए आसार भी दिख जाएंगे अगर पैसा नहीं आया, पेमेंट नहीं आ रहा। लेकिन अगर इससे ज्यादा देर लग रहा है, तो मुझे लगता है 7 या 8 दिन बाद या 10 दिन बाद मुझे उसे प्रायोरिटी की सेकंड लिस्ट में डालना चाहिए, और वहां पर मुझे नया लाना चाहिए। कारण, अगर एक व्यक्ति रोज मिनिमम 10 कनेक्ट कॉल करता है, तो सोच के देखना एक बार 10 दिन में कितनी कॉल होती है। तो क्या आप फर्स्ट प्रायोरिटी पर रोज 100 कॉल कनेक्ट कर पाओगे, या 100 मैसेजेस उस व्यक्ति को भेज पाते हो, या 100 कंटेंट मार्केटिंग कर पाते हो? इसलिए प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 पे लाना ही पड़ेगा। तो आपको फाइनली ये सारे सवालों के जवाब मिले, और मैं यही कहना चाहूंगा, आई होप आप सभी को काफी सारे इंसाइट मिले होंगे। यहां पर एक आंसर कर देता हूं क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ पर, सर हाउ टू कंडक्ट कॉन्टेक्ट विथ कोल्ड लीड। तो अगर आपने कभी ध्यान से सुना हो ना, तो यहाँ पे एक सवाल था कि पहली बार कांटेक्ट कैसे करें, ये कोल्ड लीड। अगर आपने इसको ध्यान से नहीं सुना, मन में यही चैलेंज है। क्या होता है ना, जब कुछ चल रहा होता है तो मेरा फोकस उधर नहीं, मेरा फोकस कहीं और है। लेकिन यहां पर वही चीज नाम बदल कर आ गई है। कोई कस्टमर कहता है कोई कस्टमर कहता है मेरे पास हायरिंग की समस्या है। कोई कस्टमर कहता है मेरे को व्यक्ति ना एम्प्लॉय नहीं मिल रहा। दोनों बातें सेम है। इधर भी मैडम ने बताया, और वही जवाब है, कोल्ड कॉलिंग कैसे कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, उसी का जवाब मैडम था, फर्स्ट टाइम कॉल कैसे कनेक्ट करना चाहिए। कि भाई, डायलर होते हैं आपके पास, दो तरह से कॉलिंग होती है, एक इनकमिंग और आउटगोइंग। ऑब्वियसली कोई भी चीज अगर इनकमिंग है, तो कॉल आपके पास, देखो ना, अगर आपके पास कॉल आती है, तो आप कितने कॉन्फिडेंस से बात करते हो, हाँ हेलो, और जब आप किसी को कॉल करते हो, हाँ हेलो। ठीक है। तो आपको ये देखना है कि जब कोई व्यक्ति आपको डीएमटी करके आता है, तो आप थोड़ा सा स्ट्रांग फील करते हो। लेकिन जब किसी को रॉ पे कॉल करते हो, तो आप स्ट्रांगनेस खत्म हो जाती है, क्योंकि अब आपको सब कुछ शुरू से बताना है कि भाई कॉल किया क्यों। उधर पता है कि कॉल आया है, आपने पूछा था इसलिए कॉल किया आपको। इसीलिए आपके पास इनबाउंड कॉल का मतलब होता है कि एक्चुअली कॉल इनकमिंग आना। लेकिन जो डीएमटी करते हैं, तो कॉल भी ले सकते हो वहां पर, जैसा बटन डाला होगा।